जय हिंद। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्षम विद्यापीठ। मैं अभिषेक आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, उसी तरह आज हम 12 जनवरी के जो थर्ड शिफ्ट में हिंदी के सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ इसके पहले वाली सभी क्लासेस आपने देखी होंगी। नहीं देखी तो ज़रूर चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी ज़रूर क्लास को देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वो क्लासेस कैसे लगी। ज़रूरी नहीं है कि ये एसएससी जीडी का हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो यही होगा, क्योंकि देखिए इसमें शुद्ध वाक्य है, पर्यायवाची है, विलोम है, मुहावरे हैं। इन सभी जो क्वेश्चंस हैं ये सभी हर एक एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल का जो अलग अलग यूपी पुलिस होगा, यूपीएसआई का होगा, बिहार पुलिस जैसे होने वाला है, एमपी पुलिस होने वाला है। तो इन सभी ये जो एग्ज़ाम है इनमें भी ये क्वेश्चन विलोम, पर्यायवाची ये सब रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ज़रूर आप ये सभी शिफ्ट देखेंगे और आज की इस क्लास में हम पिछली क्लास से ज़रूर कुछ बेटर करने की कोशिश करेंगे और आने वाली अपनी सभी क्लासेस में आज की एक क्लास से बेटर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं, जिससे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जिसमें हमको बताना है कि 3 वाक्य इसमें अशुद्ध दिए, इसमें 4 वाक्य हैं जिसमें से 1 शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। तो वही शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। जैसे उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, खुदा की कसम गजब हो गया, इस लड़की की चाल ठीक नहीं है, यहाँ के हवा पानी बहुत ख़राब है। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पे यहाँ के हवा पानी नहीं, यहाँ का हवा पानी बहुत ख़राब है, ये होगा। इस लड़की की चाल ठीक नहीं है, इस लड़की का चाल ठीक नहीं होगा, इस लड़की की चाल ठीक नहीं है होगा। खुदा की कसम गजब हो गई, नहीं, खुदा की कसम गजब हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विनय के पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे के स्थान पर रेखांकित किया गया है, तो इसमें बताना है कि चारों विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो इसके स्थान पर प्रयोग होगा, के स्थान पर। तो विनय के पुस्तक पढ़ी नहीं होगा, विनय में पुस्तक पढ़ी ये भी नहीं होगा, विनय को पुस्तक पढ़ी नहीं होगा, विनय से पुस्तक पढ़ी नहीं होगा, विनय ने पुस्तक पढ़ी, विनय ने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अग्रज का सही विलोम शब्द का उपयोग हुआ है? इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से 3 ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन में अग्रज का जो सही विलोम है उसका उपयोग किया गया है। तो अग्रज क्या होता है? अग्रज होता है जो आगे जन्म लेता है, पहले जन्म लेता है, उसे जैसे बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं, छोटे भाई को अनुज बोलते हैं। तो इसमें किस वाक्य में अनुज का सही प्रयोग किया गया है? देखिए यहाँ पे अनुज ये गलत है, अनुज ये नहीं होगा, ये दोनों आराम से गलत हो गए। अब यहाँ दोनों में इसमें बताना है कौन सही होगा। तो यहाँ पे दोनों में हमको वर्तनी देखनी है। मोहन मेरा अनुज, मोहन मेरा अनुज, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हमको बताना है अग्रज का विलोम क्या होता है? अनुज होता है। ये तो हमको क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन कट गए, दोनों में बचा है, तो इस दोनों में बताना है कौन सा हमारा सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहन मेरा अनुज है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। अनुज का मतलब छोटा होगा, मोहन मेरा छोटा भाई है, या मोहन मेरा अनुज है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर जैसे वहाँ बोला जाएगा मोहन मेरा छोटा भाई है, अगर वहाँ पे मोहन मेरा अनुज अनुज लगा दिए तो भाई वहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। काफ़ी बार पिछली शिफ्ट में हमने सॉल्व किया था जिसमें दिया गया था मोहन मेरा अनुज भाई है, इस मोहन की जगह और कोई नाम था, अनुज भाई है, तो अनुज लग गया तो भाई नहीं लगेगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अनुज लगे तो भाई नहीं लगेगा, अगर छोटा लगा तो भाई लगेगा, छोटा भाई है ये तो अनुज है। दोनों में एक का प्रयोग हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए शब्दों में उचित शब्द से वाक्य को पूर्ण करना है। यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे कौन सा? चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आएगा जो कि इसे पूर्ण करेगा वाक्य को। तो यहाँ पे देखेंगे, महानगरों में कई जगह कूड़े के डैश दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? अंबरसारी, अंबार, अंबर या अंबारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। अंबार मतलब क्या होता है? ढेर दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का दिए गए विकल्पों में से कौन सा
शब्द पर्यायवाची नहीं है। सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, तो यहाँ पे लोहे पे अंडरलाइन किया गया है, तो लोहे का पर्यायवाची कौन सा नहीं बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है वो लोहे के पर्यायवाची हैं, एक ऑप्शन लोहे का पर्यायवाची नहीं है, हमको वही बताना है। तो क्या हो जाएगा, लोहे का पर्यायवाची अयस भी होता है, लौह भी होता है, आहन भी होता है, जो कि लाह नहीं होता है। ये ठीक है, क्या होता है, लाह नहीं होता है लोहे का पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लोहे का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कलह के सही पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है। कलह मतलब क्या होता है, कलह मतलब जैसे किसी को गांव में बोलते हैं कि कलह किया हुआ है, मतलब अगर ना होते हुए भी उसको होने का जो होता है, कहते हैं कि जैसे किसी के बुखार नहीं है वो बोलता है बुखार, वो उसे बुखार है, तो गांव में बोलते हैं वो कलह किया हुआ है। इसी तरह देखेंगे, इसमें बताना है 4 ऑप्शन में किसमें कलह का सही पर्यायवाची प्रयोग किया गया है। तो राधा ने उन दोनों की सुलह कराई, सर्वत्र शांति छाई हुई है, रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, निशा का सुजय से कोई रिश्ता नहीं है। तो इसमें पर्यायवाची बताना है कलह का। कलह का मतलब होता है जैसे एकजुट रहना, कलह का विलोम होता है एकजुट रहना, कलह का मतलब होता है लड़ाई करना या विवाद रहना आपस में। तो सुलह कराई मतलब एकजुट करा दी, ये तो क्या हो गया कलह का, ये विलोम हो गया। शांति छाई मतलब ये भी विलोम हो गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतन और मयंक के बीच कल विवाद हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं आपको कि आने वाले क्लासेस में हम यूपी SSC पेट का जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी हम क्लासेस करेंगे, और विश्वास दिलाता हूँ आपको उसमें से क्वेश्चन 100% हम क्वेश्चन अपनी ही क्लास से फंसाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द समूह के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। तो इसमें बताना है कि इसका पूरा क्या होगा, एक शब्द बताना है इसके लिए। तो अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, यहाँ पे तुम्हारे पे नहीं है, अपराध क्षमा किए जाने योग्य है, इसके लिए क्या होगा, अशोभनीय, क्षम्य, अक्षम्य या गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। जो अपराध क्षमा किए जाने योग्य है उसे क्या कहते हैं, क्षम्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। और जो अपराध क्षमा किए जाने योग्य नहीं होता है, यहाँ जैसे क्षमा अगर होता तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य नहीं है, तो वहाँ क्या हो जाता है, अक्षम्य हो जाता है उसका। गलत मतलब होता है जो रॉन्ग हो या गलत हो। अशोभनीय मतलब होता है जो शोभा नहीं देता है। ठीक है, जो शोभा नहीं देता उसे अशोभनीय कहते हैं, जो शोभा देता है उसे शोभनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर 1 जहाँ तक हो सके, 2 संभवतः, 3 यथारूप, चौथा संभव हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यथासंभव के लिए हो जाएगा जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके उसे यथासंभव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरे दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। तो इसमें बताना है, ये वाक्य दिया गया है, न माया मिली न राम, वह कहीं का नहीं रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताना है, रेखांकित यहाँ पे किस पे किया गया है, तो वह न माया मिली न राम, इस पे रेखांकित किया गया है। तो इसके लिए हमको एक मुहावरा बताना है कि न माया मिली न राम, इसके लिए मुहावरा उचित क्या होगा। और आगे दिया गया है, वह कहीं का नहीं रहा, तो इसमें बताना है न माया मिली न राम, उसे क्या कहेंगे, घड़ों पानी पड़ना, गूलर का फूल होना, घर का न घाट का चल बसना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर का न घाट का, मतलब न इधर का रहना न उधर का रह जाना, न माया मिल पाई न उसे राम मिल पाया। अब अगर पूछे जाए यहाँ पे घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्म से शर्म आना उसे, गूलर का फूल होना, बहुत अधिक बात दिखाई देना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, घर का ना घाट का, न इधर का रहना न उधर का रहना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है निम्नलिखित अर्थ को समझाने, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ध्यान देंगे, निम्नलिखित अर्थ को समझाने वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। इज्जत उतारना, इसके लिए क्या होगा, एक मुहावरा हमको बताना है, मिट्टी पलीत करना,
मखमली जूते मारना, मुंह की बात छीनना, मुंह चाटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी पलीद करना, इज्जत उतारना। क्या हो गया? मिट्टी पलीद करना। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। इसका क्या हो जाएगा? मखमली जूते मारना, इसका मतलब हो जाएगा घूस देना। घूस देना, मखमली जूते मारना, मुंह की बात छीनना और मुंह चाटना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया है निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। यहाँ पे किस शब्द में अशुद्धि उसे बताना है। पूरा वाक्य पढ़ेंगे। दिया गया है प्रत्येक छोटी मोटी विशेषता को देखनी चाहिए। यहाँ पे देखनी, देखिए धीरे से पढ़ेंगे हम वाक्य में तो हमको स्पष्ट हो जाएगा। देखने की वर्तनी अशुद्ध दी गई है। प्रत्येक सही है, विशेषता सही है, चाहिए सही लिखा गया है, पर देखनी अशुद्ध लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर न हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा बताना है। जो उचित समय पर न हो उसे क्या कहते हैं? सामयिक कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं, कल्पना जन्य कहते हैं। तो इसके लिए क्या राइट आंसर हो जाएगा? जो उचित समय पर न हो उसे असामयिक कहते हैं। सॉरी, जो उचित समय पर न हो उसे असामयिक कहते हैं, जो उचित समय पर हो उसे सामयिक कहते हैं। जिसकी कल्पना की जा सके उसे काल्पनिक कहते हैं, जिसकी कल्पना न की जा सके उसे अकाल्पनिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। समझबूझकर काम करना चाहिए। विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। यहाँ पे समझबूझ पर किया गया है रेखांकित। यहाँ पे बताना है किस प्रकार की क्रिया है। पुनरुक्त क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या प्रेरणार्थक क्रिया है, या नामबोधक क्रिया है। तो यहाँ पे हमको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समझबूझकर काम करना। इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 पुनरुक्त क्रिया हो जाएगा। पुनरुक्त क्रिया को अगर यहीं पे काफ़ी बार पूछा जाता है, अगर इसकी परिभाषा पूछ ली जाए, पुनरुक्त क्रिया किसे कहते हैं? इसी क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पुनरुक्त क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है थोड़ा समझ लेंगे हम। जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद कोई दूसरा काम होने लगे या कार्य शुरू हो जाए तो उसे पुनरुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पहले समझा फिर बूझा, दोनों क्रिया एक साथ होने लगी तो यहाँ पे क्या हो गई? पुनरुक्त क्रिया हो गई। और संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं और प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, नामबोधक क्रिया किसे कहते हैं? तो यही जान लेते हैं। संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जब एक ही कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल किए जाएं। जब एक ही कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद होते हैं इस्तेमाल तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि मोहन सामान को ले जाएगा, यहाँ पे ले भी जाएगा, जाएगा। ठीक है, 2 आ गया। जैसे एक लिख लेते हैं, बिल्ली दूध पी लेगी। ठीक है, देख लेंगे आज छोटा सा एक, बिल्ली दूध पी लेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखिए, बिल्ली दूध पी लेगी संयुक्त क्रिया बताए हैं जहाँ पे 2 क्रिया एक साथ हों। यहाँ पे पीना भी और लेगी, यहाँ पे लेना जो है देखिए पी लेगी, पीना भी एक क्रिया हो गई और लेना भी एक क्रिया हो गई। 2 क्रिया एक साथ इस्तेमाल हुई तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई? संयुक्त क्रिया हो गई। अब इसी प्रकार हम प्रेरणार्थक क्रिया देख लेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब वाक्य में 2 कर्ता हूँ और दूसरे कर्ता द्वारा काम कराया जाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे आपके द्वारा किसी को कहकर किसी और काम कराया जाए। जैसे आप बोलेंगे, मम्मी जैसे आपकी बोली कि आप विजय से बोलकर राधा से चाय बनवा दीजिए या कुछ करवा दीजिए। जैसे एक देख लेंगे, नौकर ने मालिक से पत्र लिखवाया। नौकर जैसे अनपढ़ है वो मालिक से बोलेगा, मालिक मुझे नहीं लिखना आता, आप लिख लीजिए। तो नौकर ने मालिक के द्वारा पत्र लिखवाया तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। कोई भी काम खुद न कर दूसरे के द्वारा कराया जाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नामधात क्रिया क्या होती है? तो वे क्रिया जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं उन्हें नामधात क्रिया कहते हैं। अब ये सब हम जान लिए। काफ़ी लोग यहाँ क्रिया नहीं जानते हैं। क्रिया वो होती है जिसमें संज्ञा शब्द में अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वहाँ क्रिया बन जाती है। ये ध्यान रखेंगे। किसी भी विकारी शब्द में अगर ना जोड़ दिया जाता है, ना प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वो क्रिया बन जाती है। जैसे हंस में ना जोड़ दिए हंसना, रो में ना जोड़ दिए रोना, खा में ना जोड़ दिए खाना, पी में ना जोड़ दिए पीना, ये सभी क्रिया क्या हो गई? क्रिया बन गई। तो उम्मीद करता हूँ क्रिया ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था के अशुद्ध रूप का
उपयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4, इसमें 4 ऑप्शन टोटल दिए गए हैं। इसमें बताना है किस वाक्य में तुलनात्मक विशेषण की उत्तम अवस्था का अशुद्ध रूप प्रयोग किया गया है। 3 में शुद्ध रूप है, 1 में अशुद्ध रूप है, वही बताना है। इन सब में तुम सबसे सुंदर हो, तुलनात्मक का शुद्ध रूप मतलब किसी की तुलना कर कर अगर बताया जाता है तो वहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा, तो यहाँ पे अशुद्ध बताना है। देखिए, इन सब में तुम सबसे सुंदर हो, यहाँ पे तुलना की गई ना, तुम सबसे सुंदर हो, तो यहाँ पे ये तुलनात्मक विशेषण का एक उत्तम अवस्था का एक शुद्ध रूप है। और देखिए नीचे से देखेंगे दिया गया है हल्क सबसे ज़्यादा बलवान है। हल्क क्या है? सबसे ज़्यादा बलवान है। यहाँ पे तुलना की गई है सभी से हल्क की, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। ये तुलनात्मक विशेषण का एक शुद्ध रूप हो जाएगा। दिया गया है सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है। सभी महासागरों में किसकी तुलना कर दी गई है? यहाँ पे प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर क्या है? सभी महासागरों में विशालतम है, तो यहाँ पे भी तुलना की गई, तो ये भी तुलनात्मक विशेषण का एक शुद्ध रूप हो गया। पर दूसरे ऑप्शन में दिए गए हैं उसका स्वभाव को मरलतम है, उसका स्वभाव को मरलतम है, जिसमें नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा अशुद्ध रूप यही है, दूसरा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। दिए गए निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। बताना है जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जाए उसे क्या कहेंगे? जिस घटना को वचन से हम व्यक्त न कर सकें उसे क्या कहेंगे? अनुकरणीय कहेंगे, अनुवर्चनीय कहेंगे, अविस्मरणीय कहेंगे, अतुलनीय कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, अनुकरणीय क्या होता है? जिसका बार बार करण किया जाए या ध्यान किया जाए। जैसे कोई भी नाम होता है, आप जैसे एक समझ लीजिए, जैसे राधा राधा बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, तो क्या कहते हैं? हम एक ही शब्द को बार बार बोलने की क्रिया को हम अनुकरण कहते हैं। जो कि अनुकरणीय, जो बार बार बोला जा सके उसे अनुकरणीय कहते हैं। जैसे नाम जप करते हैं तो राधा 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 बोलते हैं, राम 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 बोलते हैं, तो उसका हम अनुकरण कहते हैं, हम उसे अनुकरणीय कहते हैं। पर यहाँ पे जिस घटना को वचन से व्यक्त न किया जाए उसे क्या कहते हैं? हम अनुवर्चनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो गया? राइट आंसर। उसे क्या कहते हैं? हम अनुवर्चनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये जरूर आप समझे होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अब विस्मरणीय किसे कहते हैं? जिससे कोई भी वस्तु, कोई भी शब्द या किसी को जिसको हम भूल न सकें उसे अविस्मरणीय कहते हैं। अतुलनीय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना किसी और से न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब गद्यांश आ गया है हमारा। गद्यांश कहाँ से शुरू है? तो गद्यांश हमारे यहाँ शुरू है। मानव सभ्यता वनों में पलकर डैश हुई। क्या हुई है? देखेंगे। खत्म, अमूल्य, बड़ा या विकसित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव सभ्यता जो है वनों में पलकर विकसित हुई है। मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हो गया। यहाँ पे विकसित हुई है। आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल डैश ही वहाँ बड़ा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखकर, तोड़कर, खाकर या नुकसान न कर। यहाँ पे नुकसान न कर, सॉरी देखिए टाइपिंग एरर है, यहाँ पे हो जाएगा नुकसान कर, नुकसान कर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखकर, तोड़कर, खाकर या नुकसान कर। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? खाकर। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई है। आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल खाकर ही वह बड़ा हुआ। भारतीय डैश के अधिकांश महान क्या है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतीय डैश के परिवार, देख रेख, संरक्षण या संस्कृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 संस्कृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे जैसे हो गया, इसका क्या हो गया? संस्कृत हो गया। यहाँ पे संस्कृत के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनि द्वारा डैश में ही रचे गए। किस में रचे गए हैं बताना है इसका हमारा? महल में, वातावरण में, आवश्यक में या तपोवन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन की बात हो रही है, तपोवन हो जाएगा। 4 इसका राइट आंसर हो गया। देख लेंगे हम आगे। 5वां के लिए क्या होगा? मानव सभ्यता वनों में पलकर विकसित हुई है। आदि मानव का जन्म वहीं हुआ तथा वहाँ के वृक्षों के फल वहाँ के वृक्षों के फल खाकर ही वह बड़ा हुआ। भारतीय डैश के अधिकांश महान ग्रंथ ऋषि मुनियों द्वारा में किसमें? तपोवन में ही रचे गए। महान
ऋषि ग्रंथ मुनियों द्वारा तपोवन में ही रचे गए। आज की स्थिति यह है कि मनुष्य पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए डैश हो गया है। क्या हो गया है? विचरण तत्पर सहज या संभव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नष्ट करने के लिए तत्पर हो गया है। आज ये हम जो थर्ड शिफ्ट थी 12 जनवरी की, उसमें हिंदी के सेक्शन से 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया हूँ। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो, लगता है कि आज की क्लास से कुछ सीखा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ, एक बात आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ कि सितंबर तक हमारे चैनल अगर 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं करेगा तो हमारा चैनल डेड हो जाएगा। तो इस कारण से आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और हाँ, बताना चाहते हैं कि जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फॉर्म आ गया है तो हम जल्द ही यूपी ट्रिपल एस सी की पेट की क्लासेस शुरू करेंगे। उसमें आपको 100% जो क्वेश्चन है उसी क्लासेस से फंसा के दिखाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।